नमस्कार साथियों, ज्ञान मित्र में आप सबका स्वागत है। तो हम लोग स्टैटिक जीके में ये देखिए यहाँ पे 100 आज पूरा 100 क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, 100 क्वेश्चन। और कला और संस्कृति का, आर्ट और कल्चर का जो हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट किए हैं उस पर आज होगा कौन सा, शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत। पिछले क्लास में हम लोगों ने शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य का खत्म कर दिए थे। आज होने वाला है क्लासिकल म्यूजिक और फोक म्यूजिक को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, इसको करने से पहले देखिए, जो इससे जो पहले हम लोग क्लास किए थे डांस वाला में, उसमें डांस के बारे में था तो उतना कुछ दिक्कत नहीं थी, इसलिए हम लोग डायरेक्टली एमसीक्यू से स्टार्ट कर दिए थे। इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, इसलिए सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा 5 से 7 मिनट सिर्फ जो ऊपर का जो बेसिक वाला है उसको हम लोग देख लेंगे कि ये म्यूज़िक के बारे में। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू। और पूरा आज हम लोग को कितना एमसीक्यू करना है, 100 एमसीक्यू। तो एमसीक्यू हम लोग बहुत जल्दी से करेंगे। ठीक है, चलिए। भारतीय संगीत विश्व का सबसे प्राचीन संगीत परंपरा में से एक है। ठीक है, और संगीत का जो सबसे पहला उल्लेख मिलता है वो कहाँ पे मिलता है, सामवेद में मिलता है। हम लोग को पता है कि सनातन धर्म में 4 वेद है। 4 वेद कौन कौन है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो ये जो सामवेद है, सामवेद में किसके बारे में उल्लेख मिलता है, संगीत के बारे में। सामवेद को भारतीय संगीत का आधार माना जाता है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में संगीत, नृत्य एवं नाट्य का विस्तृत वर्णन मिलता है। कहाँ पे, तो भरत मुनि। अच्छा, ये सब जो है ना, सब एमसीक्यू में हम बता दिए हैं, तो आप खाली भी एक बार रीडिंग कर लेते हैं। ठीक है, सारंगदेव द्वारा रचित संगीत रत्नाकर भारतीय संगीत का अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। भारतीय संगीत के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से ग्रंथ है ये देख लेते हैं। तो सामवेद, इसका रचयिता कौन था, तो वैदिक ऋषि जो है उनके द्वारा रचा गया था, वैदिक ऋषियों के द्वारा। उसके बाद ये जो संगीत का प्राचीनतम स्रोत माना जाता है, किसको, सामवेद को। फिर नाट्य शास्त्र जो कि भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था, संगीत, नृत्य और नाटक का आधार माना जाता है इसको। ठीक है, बृहदेशी, ये मंतंग मुनि के द्वारा ये लिखा गया था। राग शब्द का व्यवस्थित उल्लेख यहाँ पे किया गया है। उसके बाद है संगीत रत्नाकर, जो कि सारंगदेव के द्वारा लिखा गया है। हिंदुस्तानी एवं कर्नाटक संगीत दोनों का आधार है। हिंदुस्तानी संगीत क्या है, कर्नाटक संगीत क्या है, सब आगे पता चलेगा। ठीक है, इसीलिए तो हम इसको करवाए हैं कि चलिए। अब शास्त्रीय संगीत जो है इसको 2 भागों में बांटा गया है। जो क्लासिकल म्यूजिक है, देखिए, क्लासिकल म्यूजिक और फोक म्यूजिक। फोक म्यूजिक हो गया आपका जो लोक संगीत जो है, और क्लासिकल म्यूजिक हो गया जो शास्त्रीय संगीत है। तो हम लोग शास्त्रीय संगीत को 2 भागों में बांटते हैं इंडिया में। कहाँ पे, कौन कौन सा, तो एक होता है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और एक है कर्नाटक शास्त्रीय संगीत। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत मतलब जितना जो उत्तर भारत का है, यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूर्वी भारत में ये प्रचलित होता है। और कर्नाटक संगीत में ये दक्षिण भारत का संगीत माना जाता है। ठीक है, शास्त्रीय संगीत माना जाता है। इसमें मुख्यतः कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल इसमें आ जाता है। ठीक है, तो दोनों को समझ में आ गया। जहाँ भी हम बोलेंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, उसका मतलब हो गया उत्तर, ये जो उत्तर है वो उत्तर भारत हो गया, मध्य भारत हो गया, पूर्वी भारत। और जहाँ भी हम बोलेंगे कर्नाटक संगीत, तो उसका मतलब हो गया कि आप ये जो दक्षिण भारत देख लो, कर्नाटक देख लो, तमिलनाडु देख लो, आंध्र प्रदेश देख लो और केरल देख लो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत ये उत्तर भारत में प्रचलित है। इसका जो मध्यकाल ये विकास हुआ है, इसका मध्यकाल में विशेष रूप से इसका विकास हुआ। ठीक है, फारसी जो प्रभाव है यहाँ पे देखने को मिलता है। जबकि अगर हम लोग देखेंगे कर्नाटक संगीत में, तो फारसी प्रभाव वहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। फारसी प्रभाव कहाँ पे देखने को मिलता है, तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी संगीत में देखने को, शास्त्रीय संगीत में देखने को मिलता है। ठीक है, गायन एवं वादन दोनों का समान महत्व इसमें रखा गया। प्रमुख घराने विकसित हुए, यहाँ पे प्रमुख घराने विकसित हुए। कहाँ पे, तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में। जबकि अगर हम लोग कर्नाटक शास्त्रीय संगीत को देखेंगे तो वहाँ पे घराने नहीं, वहाँ पे गुरु शिष्य है। ठीक है, वहाँ पे गुरु शिष्य का परंपरा चलता है। यहाँ पे घराना परंपरा चलता है। जितने भी घराने हैं ना, कि ये फलाना संगीतकार या फलाना नृत्यकार किस घराने से संबंध रखता है, तो घराने सिर्फ और सिर्फ उत्तर भारत में ही प्रचलित है, दक्षिण भारत में नहीं। ठीक है, मुख्य इसका भाषा जो है हिंदी है, ब्रज है, उर्दू है और संस्कृत है। तो ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप लोग दिमाग में रख लीजिए। प्रमुख घराने, देखिए अभी घराने कहाँ पे, ये तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में घराने मिलते हैं। ठीक है, घराना और जो विशेषता है इसका, ग्वालियर घराना सबसे प्राचीन माना जाता है, ग्वालियर घराना को। किराना घराना स्वर प्रधान होता है। पटियाला जो है घराना, ये क्या, तान प्रधान होता है। फिर आगरा घराना, ये होगा ध्रुपद शैली का प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर जयपुर अतरौली, ये जटिल राग देखने को मिलता है यहाँ पे। बनारस घराना में ठुमरी, रामपुर सहसवान यहाँ पे ख्याल देखने को मिलता है। इंदौर यहाँ पे कुमार गंधर्व शैली देखने को मिलता है। मेवाती घराना यहाँ पे पंडित जसराव। ठीक है, चलिए। इसके बाद एक प्रमुख गायन शैलियाँ, कौन कौन सा गायन शैलियाँ है। ठीक है, म्यूजिक में कौन कौन सा शास्त्रीय म्यूजिक के बाद क्या है, शास्त्रीय संगीत के बाद किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ध्रुपद, धमार, ख्याल, ठुमरी, टप्पा, तराना, दादर और गजल। देखिए गजल जो यहाँ पे है, गजल क्या शास्त्रीय संगीत नहीं होता, शास्त्रीय नहीं है, लेकिन परीक्षा में ये पूछे जाते हैं, इस कारण से इसको यहाँ पे इंक्लूड किए। ठीक है, तो गजल भी हम लोग देख लेंगे ताकि हम लोग को कोई पोर्शन छूटे नहीं। कर्नाटक शास्त्रीय संगीत, अब हम लोग आते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत देखिए, अब कर्नाटक शास्त्रीय संगीत देखते हैं। इसमें दक्षिण भारत में प्रचलित फारसी प्रभाव नहीं यहाँ पे है। ठीक है, फारसी भाषा का जो प्रभाव इसमें नहीं देखने को मिलता है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ यहाँ से हुआ था। इसका जो भाषा हो गया संस्कृत, तेलुगु,
तमिल और कन्नड़ है। ठीक है, कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति किसको कहा जाता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति, ऐसे हम एमसीक्यू में करवाए हैं, त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री, ये तीनों को कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कहा जाता है। हिंदुस्तानी बनाम कर्नाटक ऑलरेडी हम बता चुके हैं। उत्तर भारत में ये, दक्षिण भारत में फारसी भाषा का प्रभाव है, यहाँ पे फारसी भाषा का प्रभाव नहीं है। घराना प्रणाली यहाँ पे चलता है, यहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा को विकसित है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ख्याल प्रसिद्ध है, यहाँ पे कीर्ति प्रसिद्ध है, यहाँ पे तबला प्रसिद्ध है, तो यहाँ मृदंगम यहाँ पे प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए भारतीय संगीत के प्रमुख तत्व कौन कौन सा है, तो स्वर है, जो कि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए स्वर जो है संगीत की ध्वनि होता है। स्वर सप्तक किसको बोलते हैं, 7 स्वरों का, सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है, ये 7 स्वरों का समूह होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। ठीक है, सप्तक किसको कहा जाता है, 7 स्वरों की ध्वनि जो होता है, सा रे गा मा, उसको बोला जाता है। राग क्या है, तो निश्चित नियमों पर आधारित स्वर के समूह को राग कहा जाता है। ताल क्या है, मात्राओं के समूह को। लय क्या है, गति। श्रुति क्या है, तो सूक्ष्म ध्वनि इकाई को श्रुति कहा जाता है। स्वर बता दिए, सा रे गा मा पा धा नी। उसके बाद प्रमुख ताल कौन कौन सा है, ये देखिए, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इससे भी। ठीक है, 3 ताल, ये इसमें मात्राएं होती है 16। पूछा गया है कि 3 ताल में कितनी मात्राएं होती है, तो 16 मात्राएं होती है। ठीक है, झप ताल में कितनी होती है, तो 10। एक ताल में कितनी होती है, 12। दादरा में कितने हैं, 6। कहराव में कितने हैं, 8। और रूपक में कितना है, 7। रूपक भी कई बार पूछा गया है, तो इस तरह याद रखिए आप लोग। ठीक है, और इसमें प्रमुख राग देख लीजिए, भैरवी राग, इससे तो कई बार, बहुत बार इसमें क्वेश्चन पूछा गया। तो भैरवी जो है किस, ये जो राग है भैरवी, राग भैरवी कब गाया जाता है, तो ये प्रातः काल में गाया जाता है, खास करके 6 से 9 बजे के बीच में। ठीक है, ठीक है, तो राग भैरवी प्रातः काल, राग यमन संध्या काल में, राग मलकोसी रात्रि में, और रात्रि में इसको गाया जाता है। ठीक है, तो राग मेघ, इसको वर्षा ऋतु के समय गाया जाता है। राग बसंत, इसको बसंत ऋतु के समय गाया जाता है। और राग दीपक, इसको लोक कथा के अनुसार दीपक प्रज्वलित होने से संबंधित है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ नोट पे देखिए आप लोग, एक मिनट, यहाँ पे नोट पे देखिए कि राग दीपक से दीपक जलने और राग मेघ अल्लाह से वर्षा होने की कथाएं लोक परंपराओं का हिस्सा है। यहाँ पे देखिए लोक परंपराओं का हिस्सा है, इन्हें ऐतिहासिक यानी शास्त्रों के तथ्य नहीं पाया गया। ठीक है, इसको याद रख लेना, ऐसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन याद रख लेना आप लोग। ठीक है, प्रमुख संगीतिक एवं बात, ये देखिए, इससे भर भर के, ये देखिए एसएससी की सब फेवरेट है। ठीक है, भर भर के इसमें क्वेश्चन पूछता है। पंडित रविशंकर, ये किससे संबंधित है, सितार से। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई से। उस्ताद अमजद अली खां सरोद से। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से। पंडित रविशंकर शर्मा संतूर से। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला से। पंडित जसपाल गायन और MS सुब्बलक्ष्मी कर्नाटक गायन से संबंधित है। चलिए, भारत रत्न से सम्मानित प्रमुख संगीतकार, भारत रत्न से कौन कौन, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो MS सुब्बलक्ष्मी वर्ष 1998 में कर्नाटक संगीत के लिए इनको दिया गया था। ठीक है, पंडित रविशंकर वर्ष 1999 में सितार के लिए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वर्ष 2001 में मिला था, ये शहनाई वादक है, ये सितार वादक है। ठीक है, लता मंगेशकर, आप लोग को पता होगा लता मंगेशकर के बारे में, 2001 में इनको दिया गया था भारत रत्न। और ये सुगम संगीत जो गाया जाता है संगीत, उसके लिए। पंडित भीमसेन जोशी, इसको 2009 में दिया गया था हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आगे चलते। प्रमुख वाद्य एवं उनके वादक। ठीक है, तो अब कौन कौन सा वाद्य है, वाद्य यंत्र है, और उनके वादक कौन कौन सा है, तो सितार पंडित रविशंकर सरोद, उस्ताद अमजद अली खान संतूर, पंडित शिव कुमार शर्मा। शहनाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बांसुरी, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया तबला, उस्ताद जाकिर हुसैन बीना, S बालाचंदर। ठीक है, चलिए भारत के प्रमुख लोक संगीत। अच्छा, अब यहाँ पर लोक संगीत, शास्त्र संगीत के बारे में, अब यहाँ पर लोक संगीत को भी थोड़ा सा याद रख लीजिए। ठीक है, बिहार में कौन कौन सा लोक संगीत है, तो सोहर, कजरी, बिरहा, झूमर। उत्तर प्रदेश में कजरी, बिरहा, रसिया, अल्हार। राजस्थान में मांड, पनिहार, लंगा, मांग, नियार और गायन। देखिए इस तरह अगर हम पढ़ते जाएंगे तो काफ़ी सारा समय लग जाएगा, हमको MCQ भी करवाना है। तो देखिए एक बार आप लोग इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, देखिए इसलिए धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको पॉज कीजिएगा और आप लोग नोट कर लीजिएगा अपना नोटबुक में। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ से MCQ को। कर्नाटक संगीत शैली का जनक किसे माना जाता है, तो कर्नाटक संगीत शैली का जनक किसको माना जाता है, तो पुरंदर दास को माना जाता है। ठीक है, और देखिए हम लोग स्पीड में करेंगे, 100 क्वेश्चन करना है। आमतौर पर हिंदुस्तानी संगीत शैली का जनक किसे माना जाता है, तो देखिए आमतौर पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन में दोनों में अंतर है, इसी में फंसता है। कर्नाटक संगीत शैली का जनक किसे माना जाता है, यहाँ पे एक में पूरा मतलब एक ठोस के साथ कह रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे कर्नाटक संगीत का जो है ना जनक इसी को माना जाता है, किनको, पुरंदर दास को। लेकिन यहाँ पे आमतौर पे ये फिक्स नहीं है कि इन्हीं को, आमतौर पे यहाँ पे हमेशा क्वेश्चन आपको ये दिया रहेगा, आमतौर पे हिंदुस्तानी संगीत शैली का जनक किसको माना जाता है, यानी कि उत्तर भारत संगीत का, कर्नाटक मतलब दक्षिण भारत का। ठीक है, जिनको माना जाता है तो ये अमीर खुसरो को माना जाता है। ठीक है, ऐसे तानसेन को भी माना जाता है और पंडित विष्णु नारायण भारतखंडे को भी इसको
क्या करते हैं, जो संगीत को मैनेज करने का काम इन्होंने भी किया, इन्होंने भी किया, इन्होंने किया, लेकिन माना जाता है इनको, ठीक है, आमतौर पे। और अगर तीनों रहेगा तो तीनों, कोई ऑल रहेगा तो ऑल को ही टिक करना होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति हम ऑलरेडी बता चुके हैं, त्यागराज को, मुथुस्वामी दीक्षितार को और श्यामा शास्त्री को। मैं निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं, अच्छा ठीक है, कौन शामिल नहीं, तो तानसेन शामिल नहीं, ये तीनों तो है, ये तानसेन शामिल नहीं है, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तानसेन। नेक्स्ट देखिए, गीतम बाध्यम तथा नृत्यम त्र्यंब संगीत मुच्यते, यानी कि इसका मतलब हो गया कि गीतम मतलब गीत, वाद्य मतलब गीतम, बाध्यम मतलब बजाने वाला वाद्य यंत्र, नृत्यम और नृत्य, तीनों का समुच्चय संगीत ही कहलाता है, तीनों का समूच को ही संगीत कहा जाता है, ठीक है, किसको, गीतम को, वाद्यम को, नृत्यम को, तीनों के संगीत को। यह परिभाषा किसने दिया था, ये पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित सारंग देव ने दिया था, ठीक है। राग और रागिनी का वर्गीकरण सबसे पहले 11वीं शताब्दी में नारद द्वारा, ठीक है, रचित किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है, किस, तो संगीत मकरंदन में मिलता है। इसका संगीत का प्राचीनतम वेद कौन सा, अभी बता दिए कौन सा है, सामवेद है संगीत का प्राचीनतम वेद, और यहीं से संगीत का शुरुआती हुआ है, ठीक है। कर्नाटक संगीत की कोकिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। कोकिला कंठ यानी कि कोकिला किसे कहा जाता है, किसको कहा जाता है, कर्नाटक संगीत की कोकिला किसको कहा जाता है, MS सुब्बालक्ष्मी को कहा जाता है, MS सुब्बालक्ष्मी को। आप लोग कमेंट बताइएगा भारत कोकिला किसको कहा जाता है, ठीक है, ये कर्नाटक संगीत का कोकिला MS सुब्बालक्ष्मी को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, संगीत रत्नाकर के रचयिता कौन है, संगीत रत्नाकर के रचयिता कौन है, संगीत रत्नाकर के रचयिता कौन है, सारंग देव है। नेक्स्ट देखिए, संगीत के प्रमुख रूप ध्रुपद के जन्मदाता कौन माने जाते हैं, ध्रुपद के जन्मदाता राजा मानसिंह तोमर को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत का प्रतिपादक नहीं है, कर्नाटक संगीत का प्रतिपादक नहीं, नाम से ही आप लोग पकड़ लीजिएगा, कर्नाटक तरफ जो साउथ तरफ का नाम थोड़ा सा दूसरा टाइप होता है, और जो उत्तर भारत का नाम है वो दूसरा अलग हो, एकदम बिल्कुल अलग हो जाएगा। देखिए जो दक्षिण भारत का नाम पढ़िए, देखिए डॉक्टर बाल मुरली कृष्णा, ठीक है, MS सुब्बालक्ष्मी, PM श्री कृष्णा, ठीक है, कृष्णा, ठीक है। तो इस तरह आप देखिए यहाँ पे पंडित रविशंकर, ये उत्तर भारत का नाम लग रहा है, ना कि कर्नाटक संगीत का दक्षिण भारत का, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रविशंकर। नेक्स्ट देखिए, सितार का जनक किसे माना जाता है, तो आप लोग को पता है, सबको पता है, अमीर खुसरो को माना जाता है सितार का जनक। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन वाद्य यंत्र बजाते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, आप लोग को पता होगा कि शादी में पहले जो शहनाई बजाया जाता था, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शहनाई। घटम जो कि मिट्टी का एक बर्तन होता था, इस तरह से, ठीक है, इसी में बजाया जाता था। वाद्य यंत्र बजाने के लिए महारत किसने हासिल किया, एकदम सुराही की तरह होता है, ठीक है, इस तरह जो सुराही होता है ना, इस तरह से था, लेकिन इसको पलट के और इधर से बजाया जाता था। तो इसका जो बोला कि महारत किस कौन हासिल किए थे, तो TH विनायकरन, जिसको टिकू विनायकरन भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के लिए विश्व प्रसिद्ध है, किसके लिए, सबको पता है, सितार के लिए पंडित रविशंकर, ठीक है। नेक्स्ट है, संतूर वादक के रूप में पता होगा शिव कुमार शर्मा को, पंडित शिव कुमार शर्मा। ये सब एग्जाम में ना आप लोग उठा के देख लीजिएगा, कोई भी एक उठाइए यहाँ से, ठीक है, जो भी हम बता रहे हैं, एटलीस्ट की बात कर रहे हैं, 5 बार तो पूछा ही होगा ये सब, और SSC में तो भर के पूछता है। चलिए देखिए, नेक्स्ट है, प्रसिद्ध वादक अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, सरोद, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, तबला वादक जाकिर हुसैन के पिता का नाम क्या था, अल्लाह रखा, ठीक है, अल्लाह रखा खां इसका नाम था। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र कर्नाटक संगीत के प्रमुख नहीं है, देखो कर्नाटक संगीत में प्रमुख नहीं है, ठीक है, तो कर्नाटक संगीत देखो बिना कर्नाटक संगीत में मृदंगम और घटक भी है, सारंगी नहीं, सारंगी हिंदुस्तानी संगीत का। नेक्स्ट है, S बालचंदर किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं, S बालचंदर किसका, तो बीना का। नेक्स्ट है, पखावज वादक कौन है, पखावज का मतलब होता है मृदंगम, ठीक है, वादक कौन है, तो इसका सही जवाब है पंडित अयोध्या प्रसाद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध बांसुरी वादक कौन है, कितना बार बांसुरी से याद रखो, श्री कृष्ण को हरि बोला जाता है, क्या हो जाएगा, हरि, अच्छा हरि सिंह चौरसिया तो है ही, हरि प्रसाद चौरसिया तो है, और पंडित जसपाल भी है, ठीक है, इसको दोनों ही आंसर हो जाएगा। लेकिन फेमस इसका बहुत ज़्यादा विख्यात है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए इसको सबको हरि प्रसाद का ही नाम से याद, लेकिन यहाँ पे दोनों दे रखा है और B दे रखा, तो आपको ये दोनों ही सही हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, D नंबर का, A और B। नेक्स्ट प्रसिद्ध वायलिन वादक कौन है, ठीक है, वायलिन वादक कौन है इसको बताना है, तो TN कृष्णन ये भी है, लालगुड़ी जयरामन ये भी है, MS गोपाल कृष्णन ये भी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये तीनों हो जाएगा, ठीक है, उपरोक्त सभी। रुद्र वीणा का संबंध किस संगीत से, रुद्र वीणा का संगीत किस संगीत से, ये पूछा गया था, ये उस्ताद संगीतज्ञ से, माफ कीजिएगा, संगीतज्ञ से, ठीक है, उस्ताद सादिक अली खान, असद अली खान और ZM डागर, ये सबसे है, ठीक है, इसका संबंध।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन वैदिक वाद्य यंत्रों का सही समूह कौन सा है? सही समूह प्राचीन, ठीक है। अब देखो प्राचीन जब भी बोला तो सबसे पहले एक बार ऑप्शन में पूरा दिमाग, गिटार अभी का है, ऐसे देखो पियानो अभी का है, प्राचीन इसमें तो होगा ही नहीं, कोई नहीं। अब कौन सा बचा? करकर, करकरी, गोधा और वान, ठीक है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। वीजी जोग किस वाद्य यंत्र से जुड़े? वीजी जोग किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? ये वायलिन बजाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मशहूर सारंगी वादक कौन है? मशहूर सारंगी वादक कौन है? तो पंडित राम नारायण, उस्ताद बिंदु खान और सबरी खान, ये सब हो जाएगा इसका आंसर। गिटार गिटार को भारतीय शास्त्रीय संगीत के अनुकूल किसने बनाया था? तो जो गिटार है इसमें जो जब आप गिटार बजाते हो तो इसमें थोड़ा आवाज़ जो दूसरे टाइप की निकलता है, और जो शास्त्रीय संगीत है उसका आवाज़ कुछ जो है ध्वनि वो अलग है, ठीक है। तो उसको भारतीय शास्त्रीय संगीत के अनुकूल किसने बनाया था? तो विश्व मोहन भट्ट ने बनाया था, ठीक है, गिटार को। और इसी का नाम जो गिटार है, इसी को गिटार को ही नाम इसमें दे दिया था, मालूम है क्या नाम से इसको बनाया था? तो मोहन बीना के नाम से, इसी के नाम से मोहन बीना के नाम से इसी को बोला। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गिटार को भारतीय शास्त्रीय संगीतकार विश्व मोहन भट्ट के द्वारा भारतीय शास्त्रीय संगीत के अनुकूल बनाया गया, इसका नाम क्या है? पूछ देगा। तो ये अपने ही नाम पे मोहन बीना के नाम पे इसका नाम रखा था, ठीक है। तो इसका याद रख लीजिएगा, मोहन बीना इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर का मतलब होता है फूंक के, जो हवा के द्वारा बजाया जाता है, सुशीर वाद्य है? यानी कि आप देख लीजिए, यहाँ शहनाई जो फूका फूक के बजाया जाता है, शहनाई। नेक्स्ट है, कौन सा वाद्य यंत्र दोनों हाथों से लकड़ी की छड़ियाँ, देखिए ये क्या से बजाई जाती है? तो आप लोग को पता होगा कि ये इस शेप का एक होता है बजाने का, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं संतूर। इस तरह लंबा तार का रहता है, और इस तरह से लकड़ी का दोनों हाथ से पकड़ के, और एकदम छोटा रहता है, एक पेन जितना बड़ा रहता है, ठीक है। और इसमें इस तरह से हल्का टच करवाने से बजता है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा संतूर। सितार और तबले का आविष्कार किसे माना जाता था? और सबको पता है अमीर खुसरो को माना जाता है सितार और तबले का। नेक्स्ट देखिए, हिंदुस्तानी संगीत का सबसे प्राचीनतम ख्याल घराना कौन सा है? तो ख्याल घराना कौन सा है? तो ग्वालियर घराना है। ख्याल घराना सबसे प्राचीनतम ख्याल घराना, ठीक है, कौन सा? तो ग्वालियर घराना है, इसका आंसर हो जाएगा। ग्वालियर घराने के संस्थापक कौन थे? तो ग्वालियर घराने के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? उस्ताद नत्थर पीर बख्श, ठीक है। नेक्स्ट है, किराना घराना किसके नाम से प्रसिद्ध है? तो किराना घराना एक गांव के नाम से प्रसिद्ध है, मुजफ्फरनगर यूपी के पास एक किराना गांव के नाम से प्रसिद्ध है। किराना गांव के नाम से इसका किराना घराना रख दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किराना घराने के प्रमुख प्रतिपादक कौन है? किराना घराने के प्रमुख प्रतिपादक कौन है? तो देखिए, अब्दुल करीम खान, गंगूबाई हंगल और भीमसेन जोशी, ये सब हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, मियाँ की मल्हार और मियाँ की तोड़ी, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि कितने बार एसएससी में पूछा गया। मियाँ के मल्हार या तो एक या फिर दोनों को पूछा गया, मियाँ के मल्हार या फिर मियाँ की तोड़ी। रागों के रचना किसके द्वारा किया गया था? और आपको पता होगा कि ये तानसेन के द्वारा किया गया है। आगरा घराने के संस्थापक कौन थे? आगरा घराने के संस्थापक कौन थे? तो हाजी सुजान खान और उस्ताद घग्गे खुदा बख्श। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ घराना मुख्य रूप से किस नृत्य या गायन से जुड़ा है? तो लखनऊ घराना किससे जुड़ा है? लखनऊ घराना उत्तर प्रदेश में क्या? कथक। पटियाला घराने के संस्थापक कौन थे? पटियाला घराने के संस्थापक कौन थे, ये आपसे पूछा गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पटियाला घराने का उस्ताद फतेह अली खान और उस्ताद अली बख्श खान, ठीक है। अगला देखिए, जयपुर अतरौली घराना के प्रवर्तक कौन है? जयपुर अतरौली घराना के प्रवर्तक कौन थे? ठीक है, उस्ताद अल्लादिया खान, उस्ताद अल्लादिया खान। क्या इसका है? जयपुर अतरौली घराना। देखिए ना, इसी नाम से और एक है, कंफ्यूज मत रहा, हम उसीलिए वहाँ पे दोनों को मेंशन कर दिए। चलिए आगे मिल जाएगा। बनारस घराना के प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन हैं? बनारस घराने के पूछा गया है, तो राजन साजन मिश्रा, गिरिजा देवी, पंडित किशन महाराज, ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहर घराने की स्थापना किसने की थी? तो मेहर घराने की स्थापना किसने की थी? उस्ताद अलाउद्दीन खान ने। अब देखिए, अलाउद्दीन खान, मेहर घराने की स्थापना किसने की थी? तो उस्ताद अलाउद्दीन खान। और यहाँ पे जयपुर अतरौली घराने के प्रवर्तक कौन? तो उस्ताद अल्लादिया खान। अलाउद्दीन खान और अल्लादिया खान दोनों अलग अलग नाम है, कंफ्यूज मत होना। अलाउदिया खान मेहर घराने का है, और जयपुर अतरौली घराना का कौन है? उस्ताद अल्लादिया खान, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना है, इसलिए दोनों को एक साथ हम रख दिए। रामपुर सहसवान घराना के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा
इनायत हुसैन खान, निसार हुसैन खान और गुलाम मुस्तफ़ा खान, ये तीनों ही हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी इसका सही जवाब है। दिल्ली घराने के तबला वादकों में किसका नाम प्रमुख है? तो किसका नाम प्रमुख है तो देख लो भाई, उस्ताद लतीफ़ अहमद खान, उस्ताद गामे खान और उस्ताद सिद्धार खां, ये सब इसका आंसर हो जाएगा। किराना घराने किसके लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध था? तो किराना घराना जो है ना, तो ख्याल गायकी के सुर की शुद्धता के लिए जाना जाता था। ठीक है। रामपुर सहसवान घराना किस गायकी के लिए प्रसिद्ध है? तो किस गायकी के लिए प्रसिद्ध है? तो ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है। अभी ऊपर में हम लोग पढ़े थे ख्याल रामपुर घराना। चलिए, पटियाला घराने की स्थापना उस्ताद अली बख्श खान और उस्ताद फतेह अली खान द्वारा की गई थी। पटियाला घराने को लोकप्रिय बनाने का श्रेय क्या है? देखिए, इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था? पटियाला घराना का तो उस्ताद अली बख्श खान और उस्ताद फतेह अली खान। लेकिन इसको लोकप्रिय बनाने का, यानी कि पूरे भारत में फैलाने का, लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो बड़े गुलाम अली खान। और ये वाला एसएससी में कई बार पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है। ख्याल गायकी में धमार और होरी के लिए कौन सा घराना प्रसिद्ध है? धमार और होरी के लिए कौन सा? तो आगरा घराना इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेवात घराने के प्रसिद्ध प्रतिपादक कौन है? पंडित जसराज। नेक्स्ट है, उस्ताद अमीर खान। उस्ताद अमीर खान किस घराने से संबंधित थे? ये इंदौर घराने से संबंधित थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा घराना ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है? ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है कौन सा है? तो डागर घराना। ठीक है, डागर घराना। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारतीय संगीत में एक राग के निर्माण के लिए कम से कम कितने स्वरों की आवश्यकता होती है? तो एक राग के निर्माण के लिए कम से कम कितने स्वरों की? तो कम से कम 5 स्वरों की जरूरत होती है। और ये जो 5 स्वरों का जो समूह होता है ना, 5 स्वरों को वाले रागों को क्या बोलते हैं हम लोग? ओडव बोलते हैं। ठीक है। राग भैरव किस समय गाया जाता है? राग भैरव प्रातः काल में गाया जाता है, 6 बजे से लेकर के 9 बजे AM में, यानी कि प्रातः काल में गाया जाता है। राग भैरव क्या होता है? मन को शांत करने के लिए। ठीक है, इसमें भक्ति रस मिलता है सबसे ज़्यादा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारतीय संगीत में ताल के प्रमुख अंग क्या कहलाते हैं? जो ताल होता है उसके प्रमुख अंग क्या कहलाता है भारतीय संगीत में? तो इसको मात्रा, ताली, खाली, सम और विभाग। ठीक है, इस सब के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। ताल में ताली क्या बोला गया है? ताल में ताली रहित भाग को क्या बोला जाता है? अगर कोई ताल है, अब उसमें ताली ही नहीं, मतलब वो खाली है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? खाली। 3 ताल में कितने मात्राएं होती है? 3 ताल में 16 मात्राएं होती है। ये पूरा चार्ट ऊपर में बता दिए। 3 ताल में 16 मात्रा होती है, 1 ताल में कितनी मात्रा होती है, सब बता के रखे हूँ आप ऊपर में। ठीक है, एक बार देख लेना। दादरा ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो दादरा ताल में 6 मात्राएं होती है। ठीक है। रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो 7 मात्राएं होती है। ठीक है। झपताल में कितनी मात्राएं और विभाग होती है? देखिए, झपताल में कितनी मात्राएं और विभाग होती है? तो 10 मात्राएं होती है और 4 विभाग होती है इसमें। राग केदार का गायन समय क्या है? तो राग केदार का गायन समय होता है रात्रि के प्रथम पहर। प्रथम पहर किसको कहा जाता है? 6 बजे से लेकर के 9 PM को कहा जाता है। ठीक है, AM हो गया सवेरे, ये हो गया प्रथम पहर में। ठीक है। राग यमन का गायन समय क्या है? राग यमन का गायन कब होता है? रात्रि के प्रथम पहर में ही, यानी कि 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक इसको भी गाया जाता है, PM। ठीक है। राग मल्हार का संबंध किस मौसम से? मल्हार का संबंध किस मौसम से? यानी कि वर्षा ऋतु से। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वादी स्वर क्या होता है? वादी स्वर क्या होता है? तो वादी स्वर होता है राग का सबसे महत्वपूर्ण या प्रमुख भाग जो होता है, उसको हम लोग बोला जाता है वादी स्वर। संवादी स्वर क्या? तो वादी स्वर होता है राग का सबसे प्रमुख हिस्सा। और संवादी स्वर क्या होता है? इसका जो दूसरा जो सबसे प्रमुख होता है, वादी स्वर के बाद जो सबसे प्रमुख स्वर होता है उसको बोला जाता है संवादी स्वर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राग के कितने प्रकार होते हैं? तो आप लोग को पता होगा कि राग जो है ना, राग ये राग होता है ना, यहाँ तो इस तरह फॉर्मेट में दे रखा है। अगर अनगिनत यानी कि असंख्य होता है, इसका कोई गिनती नहीं होता है, तो जितना भी ओडव है, 5 स्वर, षडव यानी कि 6 स्वर और संपूर्ण 7 स्वर, टोटल सब मिल जाता है, यानी कि ये अनंत है। ठीक है। राग जो होता है अनंत होता है, इसका कोई लिमिट नहीं होता है। ठीक है। तो इससे उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगर यहाँ पे अनंत भी देगा तो सही हो जाएगा। धमार ताल के कितनी मात्राएं हैं? धमार ताल की कितनी मात्राएं हैं? तो ये 14 मात्राएं हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कहरवा ताल की कितनी मात्राएं होती है? तो कहरवा ताल में 8 मात्राएं होती है। नेक्स्ट है, ताल का प्रथम भाग क्या कहलाता है? ताल का प्रथम भाग को सम कहा जाता है। ताल का जो प्रथम भाग होता है उसको सम कहा जाता है। कर्नाटक संगीत में ताल की अवधारणा को क्या कहा जाता है? तो ताल की जो अवधारणा है कर्नाटक संगीत में, उसको तलम कहा जाता है।
राग दरबारी का संबंध किस मुगल शासक से है? तो राग दरबारी का अकबर से है। राग मालकोंस का गायन समय कौन सा होता है? तो रात्रि के तीसरे पहर में होता है, रात्रि के तीसरे पहर में, ठीक है, 12 बजे के बाद। तानसेन का मूल नाम क्या है? तो तानसेन का मूल नाम कई बार एग्जाम पूछा, रामतनु पांडेय तानसेन का मूल नाम। तानसेन किसके दरबार में नवरत्न थे? तो आप लोगों को पता होगा कि अकबर के दरबार में नवरत्न थे तानसेन। संगीत सम्राट किसे कहा जाता है? तो संगीत सम्राट भी तानसेन को ही कहा जाता है। प्रसिद्ध ध्रुपद गायक स्वामी हरिदास किस स्थान से संबंधित है? तो ये वृंदावन से संबंधित है। तुरिया या स्तोत्र, ठीक है, तुरिया या स्तोत्र का संबंध किस संगीत से है? देखिए ये कोई संगीत से नहीं, तुरिया और स्त्रोत जो होता है ये क्या होता है ना, मंत्र उच्चारण होता है, पावरफुल मंत्र होता है, ठीक है, इसमें एक अलग वाइब होता है, ये स्त्रोत होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन इस तरह की, तुरिया और स्तोत्र का संबंध किस संगीत से? तो ये वैदिक संगीत से आप मान सकते हैं, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वैदिक संगीत। ये जो ना स्त्रोत या फिर तुरिया ये देवताओं के मंत्र उच्चारण का है, ठीक है, ये समझ लीजिए वैदिक से आता है, इसलिए इसको वैदिक संगीत में रखा गया है। ये बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये आम आदमी के बस की बात नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकी थी? निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकी थी? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिंदुस्तानी यहाँ पूछा गया था, ठीक है, यहाँ तो शास्त्रीय गायकी का सब है, लेकिन यहाँ हिंदुस्तानी दे दिया है उत्तर भारत का, ये दक्षिण भारत का, ये भी दक्षिण भारत का, और ये जो है ये भरतनाट्यम बाला सरस्वती, ये जो है ना हम जब नृत्य करवा रहे थे तो बाला सरस्वती के बारे में बताए भी थे, ये भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, ठीक है। MS सुब्बालक्ष्मी कर्नाटक शास्त्रीय संगीत है की गायक है, और DK पट्टम्मा, ठीक है, ये भी कर्नाटक संगीत की, लेकिन गंगूबाई हंगल ये उत्तर भारत की है। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहली संगीतकार कौन थी? तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहली संगीतकार जो है MS सुब्बालक्ष्मी, इसका सही जवाब हो जाएगा। पंडित जसराज का संबंध किस शैली से? तो पंडित जसराज का संबंध ख्याल शैली से, ख्याल। नेक्स्ट देखिए, जुगलबंदी यानी कि दो गायकों के साथ जो गाया जाता है, जुगलबंदी के लिए कौन सा प्रसिद्ध युगल जाना जाता है? तो ये हो जाएगा राजन और साजन मिश्रा। नेक्स्ट है, तीजन बाई का संबंध किस गायन शैली से? तो इसका कौन सा? पंडवानी से है, पंडवानी से। कुमार गंधर्व का मूल नाम क्या था? कुमार गंधर्व का मूल नाम क्या था? शिवपुत्र सिद्धारमैया कोमकली। नेक्स्ट देखिए, भातखंडे संगीत संस्थान डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है कहाँ स्थित है? ठीक है, ये है लखनऊ में। विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने किस संगीत विद्यालय की स्थापना की थी? तो ये गंधर्व महाविद्यालय लाहौर में है, अभी जो गंधर्व महाविद्यालय की आविष्कार किया था, ठीक है, स्थापना किया था, माफ कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, प्रसिद्ध गायिका गिरिजा देवी किस गायन शैली के लिए जानी जाती है? तो गिरिजा देवी किस गायन शैली के लिए जाना जाता है? तो ठुमरी के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब की कोकिलाई पंजाब किसे कहा जाता है? तो सुरिंदर कौर को कहा जाता है। सुश्री एन राजम कौन सा वाद्य यंत्र बजाती है? ये वायलिन बजाती है, ठीक है। बेंगलुरु नागरत्नम्मा, ठीक है, बेंगलुरु नागरत्नम्मा, इसका प्रोनाउंसिएशन सही है, ठीक है, का संबंध किस संगीत परंपरा से है? इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु से, पता चल जाएगा कर्नाटक संगीत से। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका बेगम अख्तर का संबंध किस विद्या से था? ठीक है, किस विधा से था? इसका आंसर हो जाएगा गजल, दादरा और ठुमरी, तीनों से। अगला है गुदई महाराज के नाम से कौन से तबला वादक प्रसिद्ध थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित समता प्रसाद मिश्रा। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? संगीत नाटक अकादमी को जो स्थापना है 1953 में हुआ था, ठीक है। कर्नाटक संगीत की कृति क्या होती है? कर्नाटक संगीत की कृति क्या होती है? तो मुख्य राग आधारित गीत होता है इसकी कृति, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसे कर्नाटक संगीत का पितामह माना जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह किसको माना जाता है? संत पुरंदर दास को। हम ऑलरेडी ऊपर में शायद ये रिपीट हो गया है, देखिए सब क्वेश्चन इतना बार पूछा गया है कि हम दो बार इसको रिपीट कर दे रहे हैं। हिंदुस्तानी संगीत में मर्गी संगीत क्या है?
हिंदुस्तानी संगीत में मर्गी संगीत क्या है? तो ये देवताओं का संगीत या व्यवस्थित संगीत है। देखिए मार्गी संगीत, जो माफ किया मार्गी संगीत है ना, मर्गी नहीं। मार्गी संगीत जो है ये देवताओं का संगीत कहा जाता है इसको, ठीक है, या फिर एक व्यवस्थित संगीत है। ये मार्गी संगीत अभी लगभग लुप्त प्राय हो चुका है। ये जो है बहुत ही टफ, इसका जो नियम कानून होता है ये बहुत कड़ा है, बहुत ही ज़्यादा कड़ा है मार्गी संगीत का। इस कारण से ठीक है ये धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। तो देवताओं का संगीत या फिर व्यवस्थित संगीत कहा जाता है इसको। तराना शैली का आविष्कार किसने किया था? तराना संगीत का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखिए, राग यमन किस प्रकार का राग है? तो राग यमन सायंकाल यानी कि संध्या काल में गाने जाने वाला राग को राग यमन कहा जाता है। हिंदुस्तानी संगीत में गायन के बाद वाद्य यंत्रों की सोलो प्रस्तुति क्या कहलाता है? तो हिंदुस्तानी संगीत में यानी उत्तर भारत वाला हिंदुस्तानी संगीत में गायन के बाद वाद्य यंत्रों के जो सोलो होता है प्रस्तुति को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है संगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगीतज्ञ को दक्षिणवासी के नाम से जाना जाता था? किस संगीतज्ञ को? तो MS सुब्बालक्ष्मी को जाना जाता है दक्षिणवासी के नाम से। नेक्स्ट है संगीत मकरंद के रचयिता कौन है? अच्छा, संगीत मकरंद के रचयिता, ये कई बार एग्जाम पूछा गया है, देवर्षि नारद मुनि को जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ध्रुपद गायन में प्रयुक्त पखवाज को कर्नाटक संगीत में क्या कहा जाता है? ध्रुपद गायन में प्रमुख पखवाज को कर्नाटक संगीत में क्या कहा जाता है? तो इसको मृदंगम कहा जाता है। चलिए आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र केरल के पारंपरिक मंदिर संगीत सोपानम में बजाया जाता है? ठीक है, ये कौन सा वाद्य यंत्र है? ये है इडेक्का, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आज का ये 100 क्वेश्चन रहा, ठीक है, और ये पूरा संगीत हम खत्म कर चुके हैं। नृत्य भी हो गया, संगीत भी हो गया, इस तरह धीरे धीरे हम लोग करके आगे बढ़ते जाएंगे और पूरा स्टैटिक देखिए खत्म करने की कोशिश करेंगे कि इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय भारत।